नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 का सिलेबस अपन सोल्व कर रहे हैं। तो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है और मुख्य रूप से जियोग्राफी के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस आपके अपने क्लासेज, मुख्य रूप से जो सर्वा क्लासेज अपना यूट्यूब चैनल है उस पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ में आपका अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल का गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है। तो यदि आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, अपना खुद का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां पर भी आपको ये संपूर्ण सिलेबस है वो उपलब्ध हो जाता है। तो सभी साथी जुड़े। इसके साथ साथ में संपूर्ण ज्योग्राफी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट मेंस हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ज्योग्राफी बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में आती है, तो वो संपूर्ण ज्योग्राफी आपने एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो सभी साथी है वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपने चैनल से अधिक लाभ है प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपना जो चैप्टर रहेगा मुख्य रूप से कक्षा 12 का, वो है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। आज का चैप्टर कौन सा है? तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो अपन उससे शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप का सेकंड चैप्टर मुख्य रूप से फर्स्ट क्लास की डाल दी गई है, तो सेकंड क्लास आज की होने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं लफ्जों के साथ में अपनी तैयारी को शुरू करते हैं कि तूफानों से डरना छोड़ दो। तूफानों से डरना छोड़ दो, कश्ती वही पार लगती है जो डगमगाती है। कश्ती वही पार लगती है तो समुद्र में उतरती है, डगमगाती है। हर दिन नया मौका जीतने का, बस नींद से थोड़ा जल्दी जाग जाओ। बस नींद से थोड़ा जल्दी जाग जाओ। दुनिया कहेगी तू क्या कर सकता है, या दुनिया कहेगी तू नहीं कर सकता है, या दुनिया कहेगी तेरे वश की बात नहीं है। मुस्कुराओ और दुनिया को कह दो आगे देखना, और अपने मंजिल के लिए प्रयासरत रहो और वो कर दिखाओ जो तुम्हारा लक्ष्य है। वो कहते हैं कि मेहनत इतनी लगन के साथ करें ताकि सफलता आपके कदम चूमे। इस प्रकार के डेडिकेशन के साथ में आप तैयारी करोगे तो वास्तव में एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो देखते हैं तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का चैप्टर अपन शुरू करते हैं मुख्य रूप से, जिसमें हमने थोक व्यापार, व्यापार के दो टाइप जो थे, जिसमें खुदरा व्यापार और थोक व्यापार की चर्चा कर ली थी। आज अपन शुरू करते हैं अगला बिंदु, सहकारी उपभोक्ता सहकारी समुदाय। उपभोक्ता सहकारी समुदाय। तो ये उपभोक्ता सहकारी समुदाय मुख्य रूप से कौन से समुदाय थे? सबसे पहले यदि अपन कहें कि विभिन्न उपभोक्ता मिलकर के एक सहकारी समिति बना लेते हैं, दो या दो से अधिक सहकारी समूह या उपभोक्ता मिलकर के एक सहकारी समिति बना लेते हैं, और वो मुख्य रूप से जो व्यापार करते हैं वो मिलकर के करते हैं, और जो भी लाभ होता है उसको पार्टों में डिवाइड, यानी अपना हिस्सा जो है अपने लगाए गए धन के अकॉर्डिंग है वो बांट लेते हैं। इस प्रकार का जो व्यापार मुख्य रूप से है वो महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि इसमें जो उपभोक्ता जुड़ते हैं वो एक प्रकार से कहें तो सस्ती दर पर है सामान को परचेज कर सकते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर, ये उपभोक्ताओं का एक समूह होता है जो स्वयं खुदरा सामान की वस्तुएं अपने सदस्यों को सस्ती दर पर उपलब्ध करवा लेते हैं, क्योंकि एक समूह बना लेते हैं और सस्ती दर पर इसीलिए मिल जाती है कि ये कंपनी से सीधे सामान का ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वस्तुएं सीधे विनिर्मित फर्म से ये खरीद कर ले आते हैं, जिस कारण से इनको वस्तुएं सस्ती मिल जाती है। और यदि अपन बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में सबसे पहला जो प्रयास है या व्यापार को बढ़ाने का जो श्रेय है इन्हीं उपभोक्ता सहकारी समुदायों को जाता है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है विभागीय भंडार। विभागीय भंडार क्या होते हैं? तो ये मुख्य रूप से क्या है, देखिए ये बड़े खुदरा प्रतिष्ठान होते हैं। क्या लिखा है? विभागीय भंडार का संबंध किससे है?
खुदरा प्रतिष्ठान से, खुदरा व्यापार से या फुटकर व्यापार से। जो विभिन्न वस्तुओं के भंडार होते हैं, जो विभिन्न कंपनियों की वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाते हैं, जैसे जूते, कपड़े और अन्य सामान जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो एक ही छत के नीचे ये उपलब्ध करवा देते हैं। अपनी भाषा में अपन कहें तो ये एक प्रकार से हम कहते हैं ना कि मॉल में जाइए और सामान परचेज करके ले आइए, ये मॉल होते हैं। या नेशनल हैंडलूम शब्द आपने सुना होगा, नेशनल हैंडलूम। इस प्रकार के ये प्रतिष्ठान होते हैं जो उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे विभिन्न कंपनियों के उत्पाद प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर कंपनी के हर तरह के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। और उपभोक्ता यदि यहां पहुंचता है तो डायरेक्ट उसको सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। और उपभोक्ता यहां लाभान्वित भी होता है, क्योंकि उसको यहां कुछ रियायतें मिलती है। यानी ये थोड़ी सामान जो है वो सामान्य खुदरा व्यापारियों की बजाय यहां पे जो सामान है थोड़ा सस्ता मिल जाता है। इस कारण से विभागीय भंडार जो होते हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, अगला है श्रृंखला भंडार। अगला बिंदु है श्रृंखला भंडार। विभागीय भंडार के बाद में श्रृंखला भंडार क्या है, देखिए ये एक कंपनी के विभिन्न भंडार होते हैं, एक ही कंपनी के। हमने विभागीय भंडार में विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे देखे थे, लेकिन श्रृंखला भंडार में एक ही कंपनी के भंडार होते हैं जो एक ही कंपनी की वस्तुएं उपभोक्ता को उपलब्ध करवाते हैं, एक ही कंपनी की। ठीक है, और ये कंपनी से सीधे माल का निर्माण करवाकर सस्ती दर पर उपलब्ध करवा देते हैं, क्योंकि कंपनी के खुद के जो कार्यालय होते हैं, खुद के जो व्यापार केंद्र जो होते हैं मुख्य रूप से, है ना, कंपनी के खुद के जो मॉल होते हैं वहां पे मुख्य रूप से वस्तुएं उनको सस्ती मिल जाती है, क्योंकि यहाँ कंपनी जो है बिचौलिए का अंत करके और प्रोडक्ट करके डायरेक्ट जो है अपने वितरण केंद्र पर पहुंचा देती है, जिसके कारण जो उपभोक्ता है उनको वस्तु यहाँ थोड़ी सस्ती मिल जाती है। दूसरा, क्वालिटी की अच्छी मिल जाती है। तीसरा, यहाँ पे अपन कहें तो जो नकल होती है, कॉपी बाजार में बिकती है, उसका भय यहाँ पे नहीं रहता, है ना। तो वस्तु ओरिजिनल मिल जाती है, वास्तविक मिल जाती है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है परिवहन। अगली सेवा है परिवहन की सेवा। इसको यदि डिफाइन करें अपन, पूछ ले परिवहन क्या है, किसे कहते हैं, तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिससे व्यक्तियों को विनिर्मित माल को या संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है या पहुंचाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक संगठित उद्योग है। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता है, जब तक परिवहन की सुविधाएं नहीं थी विश्व के अंदर, जब मनुष्य आदिम था और उसके पास परिवहन और संचार की सुविधाएं नहीं थी, तो उसकी आवश्यकताएं सीमित थी और वो अपने स्तर पर प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता था और अपने स्तर पर स्थानीय जरूरत वस्तुओं से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। हालांकि उसको क्या चाहिए था, मुख्य रूप से उसको उदर पूर्ति के लिए कुछ खाद्यान्न, शरीर ढकने के लिए कुछ वस्त्र मान लेते हैं, उतना ही चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हुआ और विकास शब्द आया, उसके बाद मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई और मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी तो परिवहन के साधनों का विकास हुआ और इसमें नए नए प्रयोग, नवाचार देखे गए, नए नए प्रयोग इसमें देखे गए। और आज अपन देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक परिवहन के साधनों का विकास हो चुका है। यहाँ की पहले बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे और मशीनों के आविष्कार के बाद में आज तीव्रतम साधन जो एरोप्लेन जिसको अपन कहें, उसके माध्यम से अपन हजारों किलोमीटर की दूरी है वो घंटों में तय कर लेते हैं। तो आज इस क्षेत्र में हमने बहुत अधिक क्रांति कर ली है और ये मुख्य रूप से क्या है, एक प्रकार का तृतीय क्रियाकलाप है। अगला बिंदु, परिवहन ने क्या कर दिया। परिवहन में दूरी को किलोमीटर अर्थात मार्ग लंबाई को वास्तविक दूरी के रूप में, परिवहन में दूरी को किस में, किलोमीटर में मापा जाता है। जो मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी होती है उसको किलोमीटर में मापते हैं।
लेकिन आजकल नया ट्रेंड है कि इसको समय दूरी के रूप में मापता। और समय दूरी के रूप में कैसे मापते हैं? क्योंकि यात्रा में लगने वाला समय, कितना समय लगा, कहें कि हम सीकर से जयपुर जा रहे हैं और हमें 2 घंटे लगे, तो हम ये नहीं कहते कि यहां से सीकर से जयपुर है वो 120 किलोमीटर है, यूं न कह करके हम ये कह सकते हैं कि सीकर से जयपुर की दूरी 2 घंटे की है ना। तो उसको अपन समय में भी मापने लगे हैं। तीसरा है लागत दूरी के रूप में भी हम माप रहे हैं आजकल 2 स्थानों के बीच की दूरी को। कैसे? कि एक मार्ग पर यात्रा पर लगने वाला जो व्यय है, जो लागत है, उसके रूप में उसको मापा जाता है। जैसे अपन सीकर से दिल्ली यदि अपन जाते हैं तो कहते हैं कि 250 रुपए किराया लगता है। इसके लिए उसको अपन यदि लागत के रूप में देखेंगे तो क्या कहेंगे कि सीकर से दिल्ली की दूरी 250 रुपए है, अर्थात इसको 250 रुपए में तय किया जा सकता है। इस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। उसके बाद में एक नया शब्द आता है, वो कई बार पूछा भी गया प्रश्न है कि परिवहन जाल क्या होता है। परिवहन जाल क्या होता? तो किसी क्षेत्र विशेष में, चाहे वो कस्बा हो, नगर हो, उसके अंदर यातायात के साधनों को प्रवाहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के यातायाती मार्गों का जाल बिछा दिया जाता है। जैसे कि सड़कों का, रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के साधन जो है वो उसे नगर तक पहुंचते हैं, वहां से यात्रियों को, सामान को दूसरे केंद्रों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से अपन कहें कि विभिन्न स्थान आपस में जुड़ करके जाल तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये जाल तंत्र बनता किससे है? किससे बनता है? परिवहन के माध्यम, परिवहन के मार्गों से बनता है। क्यों? क्योंकि परिवहन के मार्ग सड़क है, रेल परिवहन है, इनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं। इसमें एक शब्द बनता है नोड, 2 या अधिक मार्गों का संधि स्थल। एक सड़क आई इधर से, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, मुख्य रूप से ये केंद्र हो गया। तो जहां सभी सड़कें मिलती है उसको नोड कहा जाता है। 2 या अधिक मार्गों का संधि स्थल है ना, एक उद्गम स्थल, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा, मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। समझ गए होंगे किस प्रकार, है ना। यह भी पूछा गया प्रश्न है विगत परीक्षाओं के अंदर। नोड किसे कहते हैं? नोड से मिलकर के एक नया शब्द बनता है योजक किसे कहते हैं? कई बार पूछ लेते हैं नोड व योजक में क्या अंतर है, यानी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि नोड व योजक में क्या अंतर है, या दोनों को डिफाइन कीजिए, है ना। इस प्रकार से प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। तो हम किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। तो योजक क्या है? प्रत्येक सड़क एक सड़क मार्ग है जो 2 नोडों को जोड़ती है, क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। यानी ऐसी सड़क जो 2 नोडों को आपस में जोड़ती है। मान लिया उदाहरण के स्वरूप यहां पे ए नोड था, है ना, इसमें कई रास्ते आकर के यहां मिलते हैं। यहां बी नोड था मुख्य रूप से, यह भी कई रास्तों का केंद्र है, इनके बीच में एक सड़क बना दी गई। तो यह सड़क मुख्य रूप से यहां क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। यह सड़क क्या है? यहाँ पे योजक कहलाती है, ठीक है ना। तो योजक समझ गए, वह सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका मतलब है कि स्थान सुसंबद्ध है, आपस में शानदार तरीके से, अच्छी प्रकार से परिवहन तंत्र से जुड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है, बिल्कुल। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो परिवहन को प्रभावित करते हैं। तो परिवहन किसी क्षेत्र में परिवहन के संसाधनों का विकास अधिक हुआ या कम हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं साथियों। क्योंकि किसी प्रदेश विशेष में सड़कें क्यों बनाई जाएगी, तो यह डिपेंड करता है कि वहां रहने वाली जनसंख्या है, उसकी डिमांड कितनी है, या किसी प्रदेश विशेष में जनसंख्या दबाव कितना है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना जनसंख्या दबाव और बिना डिमांड के सरकारें किसी भी प्रदेश विशेष में परिवहन के मार्गों का विकास नहीं करती है, क्योंकि वो फिजूल खर्ची हो जाता है, या जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता वहां पर सरकारें फिजूल में कोई खर्च नहीं करती है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिवहन को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण भाग है वो है मांग।
बिना मांग के, यानी किसी प्रदेश विशेष में जनसंख्या का दबाव अधिक हो और वहां परिवहन के मार्गों का, परिवहन साधनों के विकास के लिए बार बार मांग उठती हो, तो ऐसे क्षेत्र या किसी क्षेत्र में जनसंख्या जितनी अधिक होगी परिवहन की मांग उतनी ज्यादा होगी, और उस क्षेत्र में मुख्य रूप से परिवहन के संसाधनों का विकास सरकारों को अधिक करना पड़ेगा। दूसरा प्रमुख भाग है भूदृश्य। भूदृश्य में अपन बात करते हैं कि धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं पर्वत होते हैं, हम बात करें कि यहाँ पे पठार भी होते हैं, हम बात करें यहाँ पे मैदान होते हैं, तो आदि भूदृश्य अपन देखने को हमें मिलते हैं। तो पर्वतों पर मुख्य रूप से परिवहन के संसाधनों का विकास कम होता है, और कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या वैसे भी कम रहती है, और परिवहन के मार्गों का विकास यदि अपन करें तो इस भाग में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पठारी क्षेत्र का भी यही प्रभाव है, यहाँ पर भी जनसंख्या कम रहती है और यहाँ पर भी मुख्य रूप से परिवहन मार्गों का, परिवहन संसाधनों का विकास है वो कम किया जाता है। तीसरा जो भाग है वो मैदानी प्रदेश जो होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं परिवहन संसाधनों के विकास के लिए, है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में यहाँ जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है ना, इस भाग में जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। इसलिए इस भाग में मुख्य रूप से परिवहन के साधनों की या परिवहन तंत्र के विकास की मांग भी ज्यादा होती है ना। यहाँ पे उन्नत कृषि व्यवस्था देखने को मिलती है, इस भाग में उन्नत कृषि व्यवस्था देखने को मिलती है। इस भाग में उद्योगों का विकास बहुत अच्छा होता है, समझ गए। तो ये विभिन्न कारक है जो मुख्य रूप से मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करते हैं या आकर्षित करते हैं या मांग पैदा कर देते हैं। तो सरकारें इस क्षेत्र को मुख्य रूप से परिवहन के विकास के लिए सबसे पहले चुनती है, बजाय किसके? पर्वत और पठारों के। समझ गए होंगे कि भूदृश्य किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तीसरा बिंदु यहाँ पे है जलवायु। तीसरा बिंदु है जलवायु। तो जलवायु किस प्रकार से परिवहन तंत्र को प्रभावित करती है मुख्य रूप से? तो जलवायु में अपन देखते हैं कि अति शीत प्रदेश, अति शीत, अति उष्ण, अति उष्ण, अति आर्द्र, अति शुष्क, ये ऐसे प्रदेश है जहां जनसंख्या इन भागों में मुख्य रूप से यहां जनसंख्या जो है कम निवास करती है, यहां पे जनसंख्या दबाव कम पाया जाता है। इस कारण से इस भाग में परिवहन के साधनों का विकास भी कम ही होता है, क्योंकि जनसंख्या कम रहती है, मांग कम है यहाँ पे। इसका मतलब फिर कहां लोग ज्यादा रहते हैं? तो आपको देखो कि मानसूनी एशिया, मानसूनी जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं वो काफी ज्यादा सघन आबाद है ना। यहां जनसंख्या दबाव अधिक होता है, ठीक है, जनसंख्या ऐसे भागों में अधिक निवास करती है, तो ऐसे भाग में लोग है ज्यादा रहते हैं, और लोग ज्यादा रहते हैं तो इस प्रदेश में मुख्य रूप से परिवहन के मार्गों की मांग भी मुख्य रूप से ज्यादा होती है ना, और मांग अधिक होती है। इस कारण से इस प्रदेश में लोग परिवहन या सरकारें परिवहन के साधनों का विकास है वो ज्यादा करती है। तो मुख्य रूप से अति शीत, अति उष्ण, अति शुष्क, अति आर्द्र प्रदेश है वो विरल बसे होते हैं, तो जनसंख्या भी यहाँ पे कम रहती है, तो मांग भी ज्यादा कम होती है, और परिवहन के संसाधनों का विकास भी कम होता। इसके अलावा मानसूनी प्रदेश है वो सघन आबाद है, ठीक है। इसके अलावा जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र यूरोपीय प्रदेश के जो भाग है उसमें लोगों के रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्र है, जहां लोग अधिक निवास करते हैं, तो वहां पे परिवहन के साधनों का विकास भी ज्यादा होता है। समझ गए होंगे क्या लिखना होता है। यदि इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो किस प्रकार से इसको अपन सोल्व करेंगे। उसके बाद में अगला बिंदु आता है संचार की सुविधाएं। संचार की सुविधाएं मुख्य रूप से सबसे पहले संचार होता क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से है, कम्युनिकेशन होता क्या है, किसे कहते हैं संचार। तो बात इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि कैसे अपन डिफाइन करें, इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा यदि इसकी अपन लिखेंगे तो किस प्रकार से इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं, तो अपन देखते हैं कि संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का संप्रेषण सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का संप्रेषण, आदान प्रदान, ठीक है, यानी आदान प्रदान
सम्मिलित है। आदान प्रदान ये शामिल है मुख्य रूप से। संचार पथ, ठीक है, संचार पथ किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए परिवहन के सभी माध्यम, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो और चाहे जल परिवहन हो, परिवहन के सभी माध्यम संचार के लिए काम लिए जाते हैं। क्योंकि प्रारंभिक तौर पे देख लो, चाहे आज भी अपन देखते हैं कि परिवहन के सभी माध्यम जो है संदेशों को पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आज भी संपूर्ण विश्व की बात कर लो, चाहे भारत की बात कर लें, जो डाक पहुंचाई जाती है जो मुख्य रूप से परिवहन के माध्यमों से पहुंचा जाती है। आज विदेशों से पत्र पत्रिकाएं हमारे यहाँ आती है तो वो वायु परिवहन के माध्यम से पहुंचती है ना। तो ये परिवहन के सभी माध्यम जो कि संचार को पहुंचाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी कारण इन माध्यमों को, जो परिवहन के माध्यम है, उनको या मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, संचार पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार पथ कहा जाता है, क्योंकि ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं और ये वो माध्यम है जो संदेशों को पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला बिंदु है वर्तमान में मोबाइल सेवा। देखो संचार पथ के अलावा आज जो है, यदि अपन देखें कि आधुनिक युग में मुख्य रूप से जो विकास काफी तीव्र गति से हो रहा है, उस युग में मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह प्रणाली, सैटेलाइट सिस्टम जो है, उसने संचार को परिवहन से मुक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि पूर्णतः मुक्त कर दिया है, लेकिन मुक्त करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आजकल उपग्रह के माध्यम से, आज दूरभाष के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं, उस तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। उसके पास में किसी प्रकार का यदि आलेख भेजना है, उसके पास में कोई विजुअल भेजना है, ऑडियो विजुअल भेजना है, या कोई पीडीएफ फाइल भेजना है, या उसके बाद में कोई लिखित सामग्री भेजनी है, तो तुरंत उसको अपन सेंड कर सकते हैं। तो आजकल ये सुविधा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है मोबाइल की, और उपग्रह प्रणाली जिसके तहत इंटरनेट की सुविधा अपन कह सकते हैं, है ना। इंटरनेट की सुविधा जो है ये काफी बढ़ चुकी है, जिसने क्या कर दिया है, परिवहन को संचार से मुक्त करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं पूर्णतः मुक्त नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक इसने मुक्त करने का प्रयास किया है। उसके बाद में अगला बिंदु आता संचार के अंदर दूरसंचार। दूरसंचार मुख्य रूप से क्या है? दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। इसने संचार में लगने वाले समय को कम कर दिया है। दूरसंचार ने क्या किया है, यह विद्युतीय प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है और संचार में लगने वाले समय को कम कर दिया है। पूछ ले कैसे कम कर दिया, तो आपको पता है कि पहले क्या होता था, किसी भी संदेश को पहुंचाने के लिए या तो कोई व्यक्तिगत व्यक्ति जो वो जाया करता था, है ना, या फिर मुख्य रूप से जो परिवहन के साधन होते थे जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उनके माध्यम से पहुंचाते थे, तो उसमें समय बहुत अधिक खर्च होता था, है ना। लेकिन दूरसंचार जो प्रणाली आज आई है, आज जो उपग्रह सिस्टम आ चुका है, आज जो सैटेलाइट सिस्टम आ चुका है, उसमें यहाँ अपन एक मैसेज डालते हैं, अगले सेकंड में अगले के पास पहुंच जाता है ना। तो दूर संचार टीवी रेडियो के माध्यम से अपन घर बैठे विश्व के कोने कोने की न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा माध्यम आ गया है जिसमें सूचनाएं हैं वो तीव्र गति से और द्रुत गति से पहुंचना प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद में जनसंचार माध्यम। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार जो मुख्य रूप से लोगों के लिए संचार के रूप में काम आते हैं, जैसे कि रेडियो, है ना, ऑडियो, दूरदर्शन समाचार, ऑडियो विजुअल दोनों यहाँ पे है, दृश्य सर्वे, चित्रों, दूरभाष, कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करने के कारण इन सभी को जनसंचार के माध्यम कहा जाता है। तो कौन से हो गए जनसंचार के माध्यम? मुख्य रूप से जनसंचार माध्यम कौन से हो गए? वो माध्यम जो विश्व के विभिन्न केंद्रों में श्रोताओं तक या उपभोक्ताओं तक या लोगों तक, है ना, संदेशों को पहुंचाने का काम करते हैं। यथा रेडियो के माध्यम से संदेश पहुंचते हैं, दूरदर्शन समाचार, चित्र, दूरभाष, है ना, आदि ये ऐसी सुविधाएं हैं जो संपूर्ण विश्व में कोने कोने तक संदेशों को पहुंचाने के लिए काम आते हैं। तो मुख्य रूप से ये क्या है? जनसंचार माध्यम, तो सभी लोगों तक ये इनकी पहुंच है ना, सभी लोगों तक इनकी पहुंच है
तो ये मुख्य रूप से जनसंचार के माध्यम है। उसके बाद में उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करते ही है, क्योंकि उपग्रह सैटेलाइट अपन कहाँ छोड़ते हैं कक्षा में, तो वहां से मुख्य रूप से ये सूचनाएं ग्रहण करते हैं और वापिस पृथ्वी पर है छोड़ते हैं, चुंबकीय तरंगों के रूप में लेते हैं और पुनः उन तरंगों को अपने माध्यम तक पहुंचाते हैं और अपना माध्यम हमें उसको, जैसे टीवी में आया तो ध्वनि तरंगों के रूप में वो अपने समक्ष प्रसारित करके हमें वो सूचनाएं प्रेषित करता है। इंटरनेट ने संपूर्ण विश्व में संचार के क्षेत्र में क्या ला दी है, क्रांति ला दी है। किसने? इंटरनेट ने, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से विश्व के कोने कोने की सूचनाएं अपन अपने रूम में बैठे अपने मोबाइल के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर देख सकते हैं। यानी संपूर्ण विश्व है वो सिमट करके किस में आ गया है, अपने हाथ में आ गया है। अपन कह सकते हैं ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आज मोबाइल में आप गूगल कर लें, है ना, आप संपूर्ण विश्व की जानकारी, कहीं ना कहीं की जानकारी, चाहे कहीं की भी जानकारी है, आपके सामने उपलब्ध हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व है उसको इंटरनेट ने अपनी मुट्ठी में ला दिया है। तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति न होकर के वास्तविकता नजर आती है। अगला बिंदु, उसके बाद में सेवाओं के प्रकार दे रखे हैं। कुछ सेवाएं हाई लेवल की सेवाएं होती है और कुछ सेवाएं निम्न स्तरीय सेवाएं होती है। तो निम्न स्तरीय सेवाएं कौन सी है? तो ऐसी सेवाएं जैसे पंसारी की दुकान है, धोबी का घाट है, नल साज है ना, नाई की सेवाएं हैं, आदि सेवाएं जो है वो कम आय वाली होती है, जिसमें अधिक ट्रेंड होने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास में ज्ञान का कोई विशेष भंडार हो इनके पास में, यानी ये ज्ञान आधारित ज्यादा सेवा नहीं है, है ना, ये कोई बड़े प्रशिक्षण आधारित सेवा नहीं है। तो इन सेवाओं को मुख्य रूप से निम्न स्तरीय सेवाओं में शामिल किया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है यहाँ पे उच्च स्तरीय सेवाएं। तो उच्च स्तरीय सेवा की बात करते हैं तो इसमें ये ज्ञान आधारित सेवाएं मुख्य रूप से होती है, क्योंकि ज्ञान आधारित, ठीक है। और इसके अलावा ये किस पर आधारित होती है? प्रशिक्षण पर आधारित होती है। यानी ऐसे लोग हैं वो प्रशिक्षित होते हैं सेवा करने के लिए, पहले उनको प्रशिक्षण लेना होता है और उसके बाद में ही वो जनता को या उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन है, जैसे लिपिक लेखाकार होता है, एडवाइजर परामर्शदाता है, काय चिकित्सक होता है, आदि की सेवाएं मुख्य रूप से किस प्रकार की है? उच्च स्तरीय सेवाएं। कुछ सेवाएं हैं उनको व्यावसायिक माना गया है। तो व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी है? देखिए चिकित्सक होता है मुख्य रूप से अभियांत्रिकी जो है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, और विधि और प्रबंधन करने वाले जो मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्य रूप से होते हैं, है ना, कानूनन जो ज्ञाता होते हैं वो सारे के सारे, या मैनेजमेंट के जो ज्ञाता होते हैं, मैनेजमेंट का को संभालने वाले जो लोग होते हैं, मुख्य रूप से ये सारी सेवाएं किस में आती है? व्यावसायिक सेवाओं में शामिल की जाती है। तो निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय और व्यावसायिक सेवाएं। उसके बाद में अगला बिंदु है सीबीडी, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। सीबीडी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, है ना। तो ये कौन सा एरिया मुख्य रूप से होता है? सीबीडी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कौन सा एरिया मुख्य रूप से होता है? तो देखिए अपन नगर की बात करते हैं, कोई नगर है, यहां मान लिया कोई नगर है, ठीक है। अब अधिकतर व्यापारिक गतिविधियां कहां होती है? तो व्यापार की जितनी भी गतिविधियां होती है नगर के इसी आंतरिक परिधि के अंदर होती है। मुख्य रूप से ये नगर की परिधि होती है, तो इसके आंतरिक भाग में यहां सभी की सभी व्यापारिक गतिविधियां संपन्न होती है। समझ गए? तो ये मुख्य रूप से क्या है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब इससे बाहर अन्य जो गतिविधियां होती है, बड़ी फैक्ट्रियां होती है, खेल के मैदान होते हैं, है ना, बड़ी फैक्ट्री होती है, खेल मैदान होता है, तो यह मुख्य रूप से इनकी स्थापना कहां होती है? सीबीडी से बाहर होती है, दूर होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह क्षेत्र है जिनकी आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में बहुत कम होती है ना। कोई उद्यान होता है, ऐसे क्षेत्र है वो सीबीडी से इनकी स्थापना बाहर की जाती है। क्यों? किस रूप में? देखिए मनोरंजन व प्रमोद को सेवाओं की सेवाएं, मनोरंजन व प्रमोद यानी आनंद लेना, है ना, आनंद की सेवाएं केंद्रीय व्यापार क्षेत्र से के अंदर और या उसके निकट होती है। तो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कौन सा हो गया? यानी वो नगरीय क्षेत्र मुख्य रूप से जिसके अंदर सभी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, जहां जनसंख्या दबाव ज्यादा रहता है ना, तो उसको मुख्य रूप से अपन क्या बोलते हैं? सीबीडी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। तो समझ गए होंगे सीबीडी। तो सीबीडी के बाहर मुख्य, अंदर तो क्या होती है? सभी आमोद की सेवाएं, मनोरंजन की सेवाएं मुख्य रूप से, या लोगों की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनकी लेन देन, उनका व्यापार जो होता है वो सीबीडी के अंदर होता है। जबकि अब आगे देखो गोल्फ कोर्स, है ना, इसके अलावा खेल का मैदान,
है ना, ये सभी सीबीडी के बाहर होते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता कम होती है और ये मुख्य रूप से है इनको अधिक क्षेत्र की आवश्यकता। ये बाहर क्यों होते हैं? इनको अधिक क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है, तो इनको सीबीडी से बाहर रखा जाता है। ठीक है ना। अगला बिंदु है असंगठित सेवाएं या असंगठित सेवा क्षेत्र। देखो ये दो बिंदु आते हैं, एक तो संगठित होता है, एक असंगठित होता है ना। संगठित और असंगठित में क्या फर्क है, थोड़ा सा बेसिक अपन समझेंगे। देखो संगठित तो कौन सा होता है और असंगठित कौन सा होता है। सेवा के क्षेत्र है ये अलग, दो क्षेत्र मुख्य रूप से। संगठित में हो गए, जैसे मैंने यहां एक शब्द लिख दिया सरकारी सेवा, है ना, सरकारी सेवा, या प्राइवेट लिमिटेड एक शब्द आता है प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सेवा होती है, ये भी कैसी सेवा है, ये संगठित सेवा के अंदर शामिल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस संगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से लोगों की सेवाएं निश्चित होती है। एक बार सेवा में लेने के बाद में उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता बिना किसी कारण के। इसके अलावा इनका मानदेय या इनका जो पेमेंट होता है वो प्रॉपर मिलता रहता है, मंथली इनको मिलता है ना। इसके अलावा इनको अन्य सुविधाएं भी मिलती है, इनका जीपीएफ होता है, इनका पीएफ होता है, जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, है ना, वो इनको प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा इनको हेल्थ से संबंधित सुविधाएं प्रोवाइड होती रहती है ना। इसके अलावा यदि अपन कहें तो इनकी सेवा जो है नियतकालिक होती है, निश्चित समय तक, जैसे 60 साल तक 58 साल तक की सेवा जो है वो मुख्य रूप से तय होती है। समझ गए। तो ऐसे सरकारी सेवाएं जो जितनी भी शामिल होती है मुख्य रूप से उसको क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र की सेवाएं। और असंगठित कौन सी हो गई, असंगठित में सामान्य सेवाएं, सामान्य सेवाएं। अब सामान्य सेवा के अंदर जैसे कोई श्रमिक हो गया, अब है ना, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो गया, फैक्ट्री मजदूर हो गया, अब इसकी सेवा किस प्रकार की है, मुख्य रूप से असंगठित है। क्यों? क्योंकि इनकी निश्चित सेवा नहीं है, कभी भी कंपनी इसको निकाल सकती है, कभी भी रख सकती है, या इनका पेमेंट घटा बढ़ा सकती है ना। इसके अलावा इनको अन्य लाभ नहीं मिलते हैं, इस कारण से इनको असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये दो प्रकार की आती है। तो वे सेवाएं जिनमें निश्चित रोजगार, निश्चित तनख्वाह, स्थायी रोजगार नहीं होता, वे असंगठित क्षेत्र में शामिल होती है, और जिनका निश्चित होता है उसको अपन संगठित में शामिल करते हैं। जैसे मोची, गृहपाल, खानसामा, श्रमिक, मुंबई में डिब्बे वाला जो काम करते हैं बेचारे, ये सारे सारे किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र की सेवाएं शामिल होती है। अगला बिंदु है तृतीय क्षेत्र में संलग्न लोग कौन कौन से है। तो तृतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन लोग संलग्न है, तो तृतीय क्षेत्र में और चतुर्थ क्षेत्र में कितने कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा बाह्य स्रोतन क्या है ना, इसके अलावा बाह्य स्रोतन के लाभ क्या है, इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा अंकीय विभाजन किसे कहते हैं। ये इस पाठ के अन्य बिंदु बचे हैं जिसकी चर्चा अपन विस्तार से अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपनी क्लास से जुड़ने के लिए सभी साथी जो है अपनी क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, और अपने चैनल जो है उसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उस प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो सर्वा क्लासेज सब्सक्राइब प्लीज, मैं नहीं, ये अपना स्टूडेंट कह रहा है। डाउनलोड कर लें अपना एप्लीकेशन, किस नाम से है, सर्वा क्लासेज के नाम से। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से, जिस पर संपूर्ण कोर्स भी उपलब्ध है। इसके अलावा PDF में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।